सो वेलकम टू कॉमर्स एस। एंड जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कॉमर्स एस ने और कॉमर्स एस की टीम एक प्रतिज्ञा ली है कि 15 डेज में आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करना है। इसी प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाते हुए मैं आप मेहताब आलम यहाँ पर आपको अकाउंट्स में एक टॉपिक जो बोर्ड से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम सोचते हैं कि सर इशू ऑफ शेयर्स जो हमारा एक टॉपिक है ना अकाउंट्स का, वो कहीं ना कहीं हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे बिकॉज में कुछ है ही नहीं। जनरल एंट्री से हमें याद करना है और वो याद करके कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक है आपका अकाउंट्स में कौन सा, इशू ऑफ शेयर्स। सो हम लोग आज इसको समझेंगे एंड इस पूरी इतनी अच्छे से क्लैरिटी लेके चलेंगे जिससे कि आपको क्या होगा, बोर्ड से पहले इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी इस चैप्टर की जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको विदाउट एनी डाउट आपको बन जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम है हमारे चैप्टर का, इशू ऑफ शेयर्स। अब हम लोगों को क्या होता है ना, हम लोगों को आदत होती है कि जो हम लोगों ने सुना है बस वो उसके आगे ना जाना ना आगे पीछे कुछ भी नहीं, डीप में बिल्कुल नहीं जाते हम लोग, ओवरव्यू लेते ही नहीं है कि अंदर उसमें एग्जैक्टली बोला क्या है। जो सुना बस उसी से सोचते हैं क्वेश्चंस बन जाए, बट ऐसा नहीं। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये तो कंपनी अकाउंट्स है ना, हमें कंपनी के बारे में पढ़ना है। तो यस, कंपनी के बारे में ही आपको पढ़ना है, बट यहाँ पे देखना है किस तरह से हम रिलेट करेंगे शेयर्स को कंपनी के साथ। ठीक है, यानी कि हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी आखिर होती क्या है? सर हमें पता है कंपनी क्या होती है, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो बच्चे जो आपको पता है ना, वो हो सकता है कि आपने कुछ एक नॉर्मल से डेफिनेशन लेके रखी हो जिससे आप बस रिलेट कर पाए। मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन दे दूंगा जो आपको लगेगा कि नहीं हमें अब पता चल गया और हम रिलेट कर पाएंगे हमेशा। यानी कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी है या बिजनेस बॉडी है तो आप कौन सी बिजनेस बॉडी को कंपनी बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन माइंड में आता है। सो सर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कौन सा एक्ट लग रहा है? हम लोग बोलेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि कोई भी बिजनेस एंटिटी या बिजनेस बॉडी अगर रजिस्टर्ड होती है किसमें, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, सिर्फ उस बिजनेस बॉडी को बोला जाएगा कंपनी। यानी कि सर अगर हम लोग बोले कि हम लोग बिना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फुलफिल किए हम लोग एक कंपनी बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी एक तरह का हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक बिजनेस है जिसको अगर आपको जिसको स्टार्ट करना है ना, आपको रन करना है ना, तो आपको पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताता है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सो क्या बोला गया, डेफिनेशन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। बेसिकली ये लोग आपको डेफिनेशन में फीचर्स बता रहे हैं। सो हम लोग समझेंगे कि फीचर्स बहुत ज्यादा डीप है, बट फिर भी आपको ओवरव्यू में दे दूं कि कंपनी के बारे में 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी 11th में कि सर कंपनी जो है ना वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन सर कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन दोज पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जिनको इंसानों ने बनाया। सर नेचुरल पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड। तो सिंपल सी चीज, ये बेसिक चीजें तो आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या बोला गया यहाँ पर, क्रिएटेड बाय लॉ। ये लॉ की जो बात बोल रहे हैं ना ये लोग, यानी कि लॉ का मतलब यहाँ पे क्या है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। लॉ का मतलब जो सर आपने रजिस्टर्ड की है एज पर द लॉ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है, सिंपल सी चीज। अब हम लोग इसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिसमें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कंपनी एग्जैक्टली होता क्या। देखो अब अपन बोलते हैं सर इशू ऑफ शेयर्स आप पढ़ा रहे हो तो फिर ये कंपनी के बारे में जानने की जरूरत क्यों? बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर्स एक्चुअल में है क्या एंड कौन सी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाले चैप्टर को। क्या करेंगे हम लोग, हम हमारी थ्योरी पोर्शन को, क्योंकि हमें भी पता है कि सर थ्योरी ना बहुत ज्यादा है इशू ऑफ शेयर्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पोर्शन को क्लासिफाइड कर देंगे। क्लासिफाइड करने का मतलब पहले हम वो थ्योरी डिस्कस कर लेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट बिल्ट होने और वो कंसेप्ट अप्लाई होने हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। देन कुछ थ्योरी इशू ऑफ शेयर्स में ऐसी है जिससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं होने, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस में हमें काम नहीं आएगा, बट वो आपको पता होना चाहिए। तो वो वैसी थ्योरी क्लासिफाइड जो हम करेंगे उसको हम एंड में कवर कर लेंगे। जिससे क्या होगा, आप जब आज पढ़ना स्टार्ट करो ना तो आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर जाएगा आपके प्रैक्टिकल्स को लेकर। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको चैप्टर के एंड में दे दूंगा। जैसे कुछ कंपनीज हैं जिसके रिलेटेड अपने को क्वेश्चंस नहीं करने, ओपीसी, गारंटी कंपनी, सो वैसी कंपनी के बारे में डिस्कशन हम लोग एंड में करेंगे। सो क्या बोला गया सर, कंपनी का फीचर, सबसे पहला फीचर क्या है, इनकॉर्पोरेशन।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन? सिंपल सी चीज है सर, आपने ना रिलेट करवाया, दो तरह के पर्सन होते हैं, वन कौन से बोला आपने, नेचुरल पर्सन एंड अनदर विल बी योर आर्टिफिशियल पर्सन। सो सिंपल सी चीज सर, नेचुरल पर्सन को किस तरह से मतलब आप उसको कैसे पहचानोगे, उसकी आइडेंटिटी कैसे आप समझोगे? सो आप बोलोगे हर एक नेचुरल पर्सन का नाम, क्योंकि हम तो इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया के अंदर जितने भी नेचुरल पर्सन हैं सबको क्या बोल दिया गया, सबकी आइडेंटिटी कैसे शो होगी, एक बोल दिया गया कॉमन सा कि आधार कार्ड सबको बनाना पड़ेगा। सो यानी कि हाँ सर, जो भी हमारे देखा हमने कि कोई भी आपका कोई बेबी है, जिस बॉर्न बेबी, तो उसका क्या होता है सर, आपको ना रजिस्टर्ड कराना होता है, रजिस्टर्ड इन द सेंस कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। सो बिल्कुल बर्थ सर्टिफिकेट बनने का मतलब कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब से बच्चा आया इस वर्ल्ड में बोल सकते हैं हम लोग। वैसे ही कंपनी को आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सर रजिस्टर्ड कब मानी जाएगी कंपनी, जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाए। इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हम बोल सकते हैं कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट हम बोल सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कि सर कोई भी कंपनी बनाने के लिए ना एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस पे हमें नहीं जाना, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, सो हमें उस प्रोसेस पे नहीं जाना, बट आपको मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या करना होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी प्रिपेयर करने हैं, जो क्राइटेरिया दिया गया है, और वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद सबमिट किया आपने, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम बता दूं, एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे, जब रजिस्टर्ड ऑफिस में वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। सो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब माना जाएगा, जब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वो सारी जो क्राइटेरिया है कंपनी की होनी चाहिए, अगर वो फुलफिल कर लेती है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस उनको एज एन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन डिसाइड कर देती है, ठीक है, और उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देती है। देन नेक्स्ट फीचर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या बोलेंगे हम लोग, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है सर, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? बिकॉज आपको ये पता है, जब आपने 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था सर हमने, बिजनेस लीगल एंटिटी कंसेप्ट, या फिर हम बोले सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, दोनों का मतलब सेम ही था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी वो चीज अप्लाई हो रही है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझना है कि बिजनेसमैन या हम बोले ओनर ऑफ द कंपनी और कंपनी दोनों अलग अलग पर्सन। यानी कि आपने बोला ओनर जो है वो आपका नेचुरल पर्सन है, एंड कंपनी को क्या बोल रहे थे हम लोग यहाँ पर, आर्टिफिशियल पर्सन। इट मींस कि सर दोनों की आइडेंटिटी है क्या, बिल्कुल। ओनर अपनी आइडेंटिटी कैसे शो करेगा, आधार कार्ड दिखा के, बर्थ सर्टिफिकेट दिखा करके। और अपन अगर पूछें कि आर्टिफिशियल पर्सन अपनी आइडेंटिटी कैसे शो करेगा, सो आपने बोला सर उसको ना अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शो करना होगा। तो यस सर, दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है, अलग होती है सर, सेपरेट होती है। इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना सर, इस तरीके से किए जाएंगे कि दोनों अलग अलग पर्संस हैं, ठीक है। इसी रीजन के बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि सेपरेट लीगल एंटिटी की कांसेप्ट की वजह से ही आप जो कैपिटल है ना, कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर विल बी नोन एज कैपिटल। सो कैपिटल को आप लायबिलिटी मानते ही क्यों, बिकॉज आप ये मानते हो कि आप, बिजनेस ये बोल रहा है कि मेरे ओनर ने अपनी जेब से पैसा लगाया है ना, ठीक है सर, ये मेरा पैसा नहीं है, वो उसका है। सो उसने अपना पैसा मुझे दिया है, तो इट विल बी अ लायबिलिटी फॉर मी। सो सिंपल सी चीज, कैपिटल का लायबिलिटी दिखना या ड्राइंग को दिखाना, तो ये सारी चीजें हमें पता है सर कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट की वजह से ही होती है। आपको यहाँ पे क्या समझना है कि सेपरेट लीगल एंटिटी भी अप्लाई होता है किस पे, कंपनी पे भी, सेम इट इज एज इट इज, ठीक है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल एक्जिस्टेंस, सर इसका मतलब ना हमें आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने समझना चाहा भी नहीं। सो सिंपल सी चीज मैं इजी करवा देता हूं, इसको लिख दे सकते हैं हम लोग, एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सर आप कंपनी जब फॉर्म करते हो ना, तो कंपनी फॉर्म करते टाइम आपने बोला कि सर उसका फीचर क्या है, परपेचुअल एक्जिस्टेंस। मींस कि कंपनी जो है वो रन करेगी ना एंडलेस पीरियड तक। आप जब भी फॉर्म करोगे कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंपनी नहीं बनाओगे। यानी कि आपने ये नहीं, आप जब बना रहे हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि 3 महीने बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद हम इस कंपनी को वाइंड अप कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सर। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ओनर की अगर डेथ हो गई तो कंपनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे आपने बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज किसने बनाई, धीरू भाई अंबानी ने बनाई।
तो क्या उनकी डेथ के बाद कंपनी को बंद कर दिया गया? बिल्कुल भी नहीं सर। टेक ओवर कर लिया किसने? उन्हीं का कोई सन था, मुकेश अंबानी। उन्होंने आकर के क्या करा, कंपनी को रन करना स्टार्ट कर दिया। इट मींस कंपनी एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, ऐसा मान करके ही हम लोग उसकी अकाउंटिंग करते हैं। देन नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, कॉमन सील। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन सील? अगर आपने बोला सर नेचुरल पर्सन है और नेचुरल पर्सन को कोई भी चीज वेरीफाई करनी हो और उसको उसमें मतलब सब लोग अपना कंसेंट देना हो, वो कैसे दे सकता है? सर जब वो कोई डॉक्यूमेंट पे अपना सिग्नेचर कर देना, इट मींस कि हाँ सर वो उसने वेरीफाई कर दिया, ये माना जाएगा कि हाँ उसने उसका अपना कंसेंट दे दिया। सो अगर आप ये बोल रहे हो कि नेचुरल पर्सन तो सेपरेट है और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि खुद की एक आइडेंटिटी रखती है, खुद की उसकी आइडेंटिटी है, सो उसको किसी चीज को वेरीफाई करना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जिसमें ये लगे कि कंपनी को वेरीफाई करना है, तो सर कैसे किया जाएगा? कंपनी उसके लिए कॉमन सील यूज करती है। क्या करती है? कॉमन सील, यानी कि कंपनी के कोई ऐसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि कंपनी की वेरिफिकेशन होने चाहिए, कंपनी ने वेरीफाई किया हो, सो वो वेरिफिकेशन करने के लिए वो क्या करती है? कॉमन सील को यूज करती है। ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट विल बी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ये चीज आपको थोड़ा आगे जाके समझ में आएगी, बट फिर भी स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता क्या है। सिंपल सी चीज आप आगे जाके समझोगे कि सर कंपनी ना दो तरह की तो होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अलग अलग टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं आपको ऑलरेडी ये चीज इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि आपकी थ्योरी को मैं दो पोर्शन में क्लासिफाइड करूँ। एक कौन सा पोर्शन था जिसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, बिकॉज उससे हमारे कंसेप्ट डेवलप होंगे और वो कंसेप्ट हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अप्लाई होने वाले। और दूसरा जो मैं पोर्शन रोकूंगा उसको क्या हम लोग जब चैप्टर का वाइंड अप करेंगे ना, एंड में वो थ्योरी डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो चीज आपको पता होनी चाहिए, उसका कंसेप्ट आपको नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। सो सिंपल सी चीज आपने बोला ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो सर यहाँ पे ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर ट्रांसफरेबल। सो क्योंकि अभी हम लोग को ये नहीं पता कि सर पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सो यहाँ पर हम लोग उसको आगे जाके और अच्छे से समझेंगे। अभी आप ये समझ सकते हो कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों की जब बात की जाएगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। देन प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होता क्या सर? बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। क्या रीजन है वो ज्यादा हम लोग डीप में अभी समझने वाले, ठीक है। देन नेक्स्ट विल बी और लिमिटेड लायबिलिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी? सिंपल सी चीज नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि सर यहाँ पर हम लोग बोलने वाले हैं कि कंपनी के अंदर ये फीचर है उसका, या ये आप बोल सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कि उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इट मीन्स कि जितना भी ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी में, कल को कंपनी को लॉस होता है ना, तो वो उतना ही कर सकती है, यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर नहीं सील की जाएगी अपने डेट्स को लेकर, ठीक है। सो सिंपल सी चीज ये भी आपको समझना पड़ेगा कि सर कौन सी कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है और कौन सी में नहीं होती, तो हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी में उसको समझेंगे, ठीक है। देन आप बात कर रहे हो लास्ट, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। तो ये ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी बनाई गई है, सपोज मैंने कोई कंपनी फॉर्म की, तो मुझे उसमें कंटिन्यूसली एंगेज रहना पड़ेगा, मुझे डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यानी कि यहाँ पे सेपरेशन माना जाता है, बिकॉज आप ये सोचिए कि अगर आप ऑप्शन देते हैं अपनी ओनरशिप 1000 लोगों को, 2000 लोगों को शेयर इशू करके, तो पॉसिबल है कि वो 1000 लोग डे टू डे एक्टिविटी में आपके साथ खड़े रहें? नहीं सर, कुछ मेजर स्टेप्स जब कंपनी के लिए जाएंगे ना, तो आप उनको बुला सकते हो, आप उनको मीटिंग अरेंज करवा सकते हो और उसका कंसेंट ले सकते हो, बट डे टू डे एक्टिविटी में वो आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। वो ओनर तो है कंपनी के, बट डे टू डे एक्टिविटी में आपके साथ नहीं रहने वाले। तो सिंपल सी चीज, सेपरेशन मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ओनरशिप जो होती है वो पूरा पूरा मैनेजमेंट से अलग होती है, ठीक है। देन हम आगे बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं, मतलब हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है, मिनिमम हम लोग 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंशिएट किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पूछूं प्राइवेट कंपनी होती क्या है, सो सिंपल सी चीज, आप जब बोल रहे हो सर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जब हम कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं, कोई भी कंपनी फॉर्म करते हैं, सो उसकी कुछ क्राइटेरिया आपको दिए गए, कुछ क्राइटेरिया आपके पास अवेलेबल है कि ये क्राइटेरिया हमने फॉलो किया, फुलफिल किया, सो हम लोग एज एन प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर वो जो पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल किया हमने, तो एज एन पब्लिक कंपनी हम रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सो क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होता है सर? उनके पेड अप वैल्यू पे, कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें।
और बेसिक सी चीजें जैसे आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि नंबर ऑफ मेंबर्स, सो ये ऑब्जेक्टिव में आपके कोर्स में आ सकता है कि सपोज कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए कि एक कंपनी के अंदर मिनिमम या प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होने चाहिए प्राइवेट कंपनी, तब तो आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और सर मैक्सिमम भी कोई लिमिट है क्या प्राइवेट कंपनी में हमारे पास? बिल्कुल, मैक्सिमम आप 200 मेंबर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं प्राइवेट कंपनी में ओनरशिप लिमिटेड है क्या? बिल्कुल, आपको पता है कि 200 से ज्यादा तो ओनर नहीं हो सकते। मेंबर्स मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि मेंबर्स बनना इन द सेंस ओनरशिप में कहीं ना कहीं शेयरिंग लेना। सो आपने बोला सर पब्लिक कंपनी की भी बता दो, सो मिनिमम पब्लिक कंपनी का पूछा जाएगा तो मिनिमम कितना है? 7 मेंबर्स हो सकते हैं। एटलीस्ट आपको 7 मेंबर रखने ही पड़ेंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, एज एन पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड हो सकते हो, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये ध्यान रखना जितनी भी थ्योरी डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या कर रहे हैं हम लोग, एज पर दी लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 ये चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड चीज क्या बोली गई? इन्विटेशन टू द पब्लिक। ये समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप लोग बोलते हो कि इश्यू ऑफ शेयर्स हमें पढ़ना है ना, सो हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि इश्यू ऑफ शेयर्स कर कौन रहा, क्या वो पब्लिक कंपनी करी है प्राइवेट कंपनी करी है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है कि क्या लिखा है यहाँ पर, इट कैन नॉट इनवाइट एप्लीकेशंस द पब्लिक टू सब्सक्राइबर टू इट्स शेयर्स। इट मींस कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती। अच्छा ठीक, अब क्या होता है आप लोगों को नहीं समझ में नहीं आएगा कि सर शेयर्स होते क्या, क्योंकि हमने तो कभी सुने नहीं। सर 11th में था बिजनेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा। अब अपन समझते हैं एग्जैक्टली शेयर्स होता क्या। सो बेसिकली कभी भी कंपनी को ना फंड रेज करने होते हैं। सपोज आपने 11th में जब सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग की, आपने बोला सर अगर कैपिटल चाहिए था, तो मतलब आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना था तो पैसा चाहिए था। वो पैसा कौन लगाता था? ओनर। क्या बोलते थे हम लोग? कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर विल बी नोन एज कैपिटल, ठीक है। ठीक है सर, उसके बाद आपके पास और पैसे लाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस थे? आप बैंक से लोन ले सकते थे, आप कुछ और जगह से फंड रेज कर सकते थे, सिंपल सी चीज। सो कंपनी को भी क्या करना होता है, कंपनी भी फंड रेज करती है कोई नया प्रोजेक्ट डालने वाली। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मुकेश अंबानी जी को ना जियो सेक्टर लॉन्च करना था। जियो एक कंपनी बना के लॉन्च करनी थी, टेलीकॉम सेक्टर में आना था, ठीक है। अब उन्होंने पहले क्या किया होगा, एक आइडिया सोच तो लिया कि 4G लाएंगे और ये सारी चीजें करेंगे। देन क्या हुआ, उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड की कि यार जैसा हम लोग लाने का सोच रहे हैं या जैसा काम करने का हम सोच रहे हैं उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्चुअली में होगी कितनी। सपोज मैंने बोल दिया 50 लाख रुपीज, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं 50 लाख रुपीज। तो मुकेश अंबानी जी के पास ऑप्शंस क्या है, या तो वो पैसा खुद लगाते या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले ले, और या फिर क्या होगा, एक ऑप्शन है कि वो अपने शेयर्स इशू करते मार्केट में। इट मींस कि वो क्या चाहते हैं कि पैसा पब्लिक का आ जाए हमारी कंपनी, यानी कि पैसे क्या है हम ना लगाए तो सर पब्लिक पैसे क्यों लगाएगी, बिकॉज अगर फ्यूचर ग्रोथ होगी उस कंपनी की तो पब्लिक को भी बेनिफिट होता है। सर ये प्रोसेस होती कैसे, इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग को इस सारी प्रोसेस को भी समझना। तो सर एग्जैक्टली इस चैप्टर में करना क्या, जब कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो वो शेयर इशू करते टाइम किस तरह की अकाउंटिंग करती है, जो ट्रांजैक्शन डील कर रही है ना वो अपनी पब्लिक जो भी शेयर होल्डर बन रहे हैं उनसे किस तरह पैसा मंगवा रही है, और वो मंगवाती है तो किस तरह से रिकॉर्ड करती है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये करना, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी हमारा ये कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे बनाने हैं। बिकॉज इशू ऑफ शेयर्स लगता है कि हम लोग याद कर लेंगे, एंट्रीज रट लेंगे, बट कंसेप्चुअली अगर जिसको ये चैप्टर क्लियर हो गया उसके लिए सबसे इजी चैप्टर होता है इशू ऑफ शेयर्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर प्राइवेट कंपनी तो कभी भी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, तो सर कौन कर सकती है? हमने बोला ये पब्लिक कंपनी जो है ना, इसके पास ये ऑप्शन होता है, इट कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, कि हम पब्लिक में अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सी कंपनी ऐसी जो अपने शेयर्स पब्लिक में इशू कर सकती है, सो आपको आंसर पता है कौन सी कंपनी ऐसी है। सर पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो मार्केट में, या हम बोले कि सर पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है। देन थर्ड विल बी ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज समझाई थी जब हम लोग फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की जो ऑप्शन है वो किसको मिला है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी को। यानी कि देखिए यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोला गया है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, यानी कि लिमिटेड जो 200 मेंबर की टीम रहेगी सिर्फ वो ही अपने शेयर होल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं वो किसी को भी अपने शेयर्स ट्रांसफर करते हैं।
देन हम लोग बात कर रहे हैं देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, यानी पब्लिक कंपनी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना तो पब्लिक कंपनी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और मेंबर। ठीक है, सो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो हम लोग आपको पढ़ना था, जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। कौन सा कि सर प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो इसको हम लोग डीप में समझते हैं कि एग्जैक्टली शेयर्स होता क्या। ठीक है, सो यहाँ पे हमें देखना है कि सर सपोज करो एक्स लिमिटेड एक कंपनी थी। ठीक है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी थी, अब इसको ना फंड रेज करना है, यानी कि पैसों की जरूरत है। तो पैसे की जरूरत है ना, तो सर क्या करेगी, सिंपल सी चीज ने पहले पता किया कि उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है कितनी। तो उसने बोला प्रोजेक्ट कॉस्ट सर आ रही है इसकी 50 लाख रुपीस। कितनी आ रही है, 50 लाख रुपीस, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनको चाहिए 50 लाख रुपए हाथ में, या कंपनी अपना कोई नया प्रोजेक्ट डाल रही हो या फिर जो भी कर रही हो। सो 50 लाख रुपए इसने बोला। अब कंपनी के पास ऑप्शंस है कि ये फंड उनको चाहिए कितना, 50 लाख रुपए। सो ये फंड रेज हम बात करें यहाँ पर एक्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। एक कॉमन चीज और बता दूं जो मैंने मिस कर दी कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड मिलेगा। मुझे प्राइवेट में डीप में नहीं जाना, बिकॉज आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के मिलेंगे। प्राइवेट कंपनी की आपने नॉलेज ले ली तो सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जब कंसेप्ट की बात आती है तो आपको क्या चाहिए, पब्लिक कंपनी का डीप पूरा का पूरा कंसेप्ट चाहिए। सर पब्लिक कंपनी क्या करता है, कैसे वर्क करता है। सो हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये जो भी समझ रहे हैं ना, जो भी एग्जांपल ले रहे हैं, ये सिर्फ एज एन पब्लिक कंपनी लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो सपोज एक्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी थी, तो फंड रेज कितना करना है इनको, 50 लाख रुपए चाहिए। तो पब्लिक कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो अपना जो फंड रेज है वो कहां से कर सकती है, पब्लिक के थ्रू। बिल्कुल सर, पब्लिक कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है। सो सपोज करो 50 लाख रुपीस के इन्होंने शेयर्स इशू कर दिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। तो आपने बोला अगर सर 50 लाख रुपए के लिए आप क्या चाहते हो कि आप शेयर इशू करना चाहते हो, देन इस 50 लाख रुपीस विल बी नोन एज शेयर कैपिटल। सबसे पहले कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे समझने हैं कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होगा। सर वो टोटल अमाउंट जिसके लिए आप शेयर इशू करते हैं, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर पब्लिक से जितना पैसा आपने मंगाया बाय इशूइंग द शेयर्स, कंपनी के शेयर्स देकर। सो सिंपल सी चीज, सर शेयर्स की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, हमें कैसे पता चलेगा। आपने बोला सपोज 50 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल आपको चाहिए, टोटल पैसा कितना चाहिए, 50 लाख रुपए, और मैंने शेयर की वैल्यू रख दी 100 रुपए। ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये डिसाइड कैसे होती है। सर जब आप रजिस्टर्ड होते हो और एमओए सबमिट करते हो ना, उसमें आप ये सारी चीजें मेंशन करते हो, जो कि हम लोग आगे जाके देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये सारी चीजें जब हम आगे समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी आपको क्या देखना है कि सर 50 लाख रुपीस के लिए अगर शेयर इशू किया कंपनी ने और एक शेयर की प्राइस डिसाइड की थी 100 रुपए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 100 रुपए कंपनी ने डिसाइड की एक शेयर की वैल्यू, विच इज नोन एज नॉमिनल वैल्यू, और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। क्या बोल सकते हैं, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। सो ये दो वर्ड भी आपको समझने याद रखना। कुछ वर्ड्स आपको नए नए मिलेंगे जो शायद आपने पहले ना सुने हो, जैसे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जब भी आप सुनो तो आपको एग्जैक्ट एक कंसेप्ट आना चाहिए माइंड में। शेयर कैपिटल विल बी नोन एज कि क्या बोल रहे हैं हम लोग, सर जितना आपको फंड रेज चाहिए होगा ना, जितना पैसा कंपनी को रेज करना होगा और उसके लिए वो शेयर इशू करेगी, देन दिस काइंड ऑफ अमाउंट विल बी नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है, और सर एक शेयर की जो प्राइस आप रखते हो विच इज नोन एज नॉमिनल वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, दोनों बात एक ही। ठीक है, सब अब आपने बोला सर हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे मार्केट में, वो कैसे पता चलेगा। सो अगर आपको दो चीजें मिल गई, कौन सी दो चीजें, शेयर कैपिटल मिल गया और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर मिल गई, सो आप नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हो। कैसे, सपोज फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला में लिख देता हूं, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू number of shares into face value
ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ पर, क्या, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब सपोज करो इस एग्जांपल को मैं रिलेट करूँ तो आप बता पाओगे कि कंपनी को कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। सो आपने बोला शेयर कैपिटल आपको चाहिए 50 लाख रुपए, देन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता हमें, एक्स मान लिया हमने सपोज, इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना हमारा 100 रुपए। सो कितना हो जाएगा सर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी 50,000। यानी x क्या था हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स। आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे मार्केट में, आपको 50,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे अगर आपको 50 लाख का कैपिटल जनरेट करना है। जब आपके शेयर की, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। सो कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी कि शेयर्स होता क्या है बेसिकली। सर शेयर क्या होता है, हमारे शेयर कैपिटल के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। हम बोलते हैं ना सर हमें 100 नंबर लाना है, तो हर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं इस क्वेश्चन से हमें 3 मिलेंगे, इस क्वेश्चन से हमें 5 मिलेंगे, इस क्वेश्चन से 8 मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें हमारा गोल जो होता है 100 मार्क्स का, 98 मार्क्स का, 95 मार्क्स का, वो अचीव करते हैं। वैसे ही कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का गोल है 50 लाख रुपीज जनरेट करना। सो वो कैसे करे, किसी एक बंदे से नहीं मांग सकती, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाना चाहती, तो वो चाहती है थोड़ा थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना वो कौन करे, पब्लिक से, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदना चाहते हैं। सो वो शेयर्स खरीदने वाले इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा हमारे शेयर्स खरीदें और हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे आ जाए, जिससे हमारा एक जो मेजर कितना 50 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल है वो जनरेट हो जाए। सो ये जो थोड़े थोड़े पैसे आप रिसीव कर रहे हो और उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, यही हमारे चैप्टर का बेस है। यानी इसी जो काम मैंने आपको भी बताया, इसी काम को करना है हमें इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं हमारी स्लाइड्स में। हमने बोला सर टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब आपको शेयर्स तो पता चल गया है यहाँ पर कि सर एग्जैक्टली शेयर्स बोलते किसको। तो यहाँ पे हम बोलने जा रहे हैं कि सर शेयर्स के बिना कुछ टाइप्स होते हैं। सर टाइप्स क्यों रखे गए, जब आप पैसा ही रेज करना चाहते हो, सो आपको प्रॉब्लम क्या है। सो होता क्या है ना बच्चे, कि हम लोग जब बात करते हैं कि इंडियन कंट्री की, या फिर हम लोग अभी इंडियन कंट्री की बात कर रहे हैं। सो इंडियन कंट्री के अंदर क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स अवेलेबल, कि सर बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अवेलेबल। हम क्या बोलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, जिससे आपको और समझ में आए। कैसे सर, यहाँ पे बताया गया सर इतने सारे लोग अवेलेबल हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो वो क्या करेंगे कि आपके शेयर्स खरीदे। तो आप बोलोगे कि सर कि शेयर्स के अगर आप टाइप्स देते हो ना, यानी कंपनी आपको ऑप्शन दे रही। कंपनी अगर बोले कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी है, हमारे पास इक्विटी शेयर्स भी है, तो कंपनी क्या करना चाहती है, ऑप्शन देना चाहती है कि आपके लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन लगे आप वो उसमें स्विच कर जाओ और आप वो चीज परचेज कर लो। आपको लग रहा है कि हमारे हिसाब से इक्विटी शेयर खरीदना बेस्ट है तो आप इक्विटी खरीद लो, प्रेफरेंस खरीदना बेस्ट है तो प्रेफरेंस खरीद लो। सो टाइप्स ऑफ शेयर्स, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे दो तरह के शेयर्स होते हैं। कौन सी दो तरह के, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। सर दोनों शेयर होते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने अभी क्या समझा यहाँ पर कि शेयर्स होता है, यानी कि आपने देखा शेयर कैपिटल क्या होता है। सर फंड रेज करना, जितना भी आपको अमाउंट चाहिए वो आपका शेयर कैपिटल हो गया। और अगर आपने उसके नंबर ऑफ यूनिट्स डिसाइड कर दिए कि सर हमें एक शेयर 100 रुपए का रखना है, जो एग्जांपल हम लोगों ने क्लियर किया कि 100 रुपए का एक शेयर अगर आपका होगा तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स यानी 50,000 शेयर्स मार्केट में लाने पड़ेंगे। सो सिंपल सी चीज, शेयर्स तो हमें समझ में आ गया, बट सर ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि आप शेयर भी अलग अलग तरह के इशू करने वालों के मार्केट में। बिल्कुल, तो सर इसके पीछे रीजन क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर क्यों हम लोग दो तरह के ऑप्शन ही क्यों दे रहे हैं लोगों को। सो सिंपल सी चीज है कि अपन बोल रहे हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर ना अलग अलग तरह के लोग अवेलेबल हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है चलो इन्वेस्टमेंट करना है और रिस्क लेने के रेडी है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको इन्वेस्ट भी करना है बट उनको उतना रिस्क नहीं लेना। सो कंपनी क्या करती है, वैसे सारे इन्वेस्टर्स को लेना चाहती है, यानी कि कुछ को हाई रिस्क चाहिए तो सर उनको भी हमें रखना है, और कुछ को लो रिस्क में वर्क करना है तो हमें उनको भी रखना है। सो कंपनी बोलती है हम लोगों को ना दो ऑप्शंस देंगे, हम जब शेयर इशू करेंगे तो कुछ शेयर्स प्रेफरेंस कर देंगे एंड कुछ शेयर्स इक्विटी कर देंगे। सो आपको यहाँ पे और अच्छे से समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको 1 लाख रुपए करना है इन्वेस्ट। आप लोग को सोचना है कि यार मुझे 1 लाख रुपए मेरे हाथ में रखे हुए हैं, सो मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। तो आपके पास, आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रीजन होता है, सर हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज हमें रिटर्न चाहिए होता है।
आप अगर नहीं रिस्क लेना चाहते, आप बैंक में एफडी करवा लो 1 लाख रुपए की, आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। बट आप चाहते हो नहीं नहीं हमें उतना सा नहीं चाहिए, हम तो 1 लाख रुपए लगा करके थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, सो फिर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो। इट मींस कि सर शेयर खरीदने पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलता है? शेयर खरीदना इट इज एन पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो शेयर्स खरीदने से आपको रिटर्न में क्या मिलता है? सर हमें रिटर्न में ना डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? हमें रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। सो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? हमने तो ये वर्ड कभी नहीं सुना। सो डिविडेंड मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इट मींस कि मैं आपको समझा दूं कि जब शेयर कैपिटल कंपनी को जनरेट करना था, इट मींस क्या हो गया कि सर हमने बोला जब कंपनी को फंड रेज करने थे, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और वो शेयर आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर ने खरीदे और अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी को दिया। कंपनी के पास आज पैसा आ गया, एक प्रॉपर कैपिटल कंपनी ने जनरेट कर लिया, देन उस कैपिटल को क्या किया? पुट किया अपने बिजनेस के अंदर। बिजनेस रन करते गया, जब ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, आपको पता है बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज किया जाता है। सो कंपनी ने भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए होंगे। एट द एंड कंपनी को पता चला 10 लाख का हमने प्रॉफिट कमाया। सो सिंपल सी चीज सर, 10 लाख का प्रॉफिट है ना, वो किसका होगा? सर वो ओनर का होता है। आपको पता है नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन में हमने पढ़ा था बिजनेस लीगल एंटिटी कंसेप्ट में कि सर जो आर्टिफिशियल पर्सन है वर्क तो कर रहा है, एट द एंड जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? नेचुरल पर्सन का। इट मींस कि ओनर का। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आपको यह देखा हुआ था आपने कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप कैपिटल में ऐड कर देते थे, बिकॉज आप चाहते थे कि जो हमारे ओनर का पैसा लगा है ना, हम उसमें ऐड करते, बिकॉज प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ, आप बोल सकते किसका? ओनर का है सर वो हिस्सा। सिंपल सी चीज। सो जब हम लोग ये कंपनी में ये कंसेप्ट को लगाते हैं और बोलते हैं कि प्रॉफिट किसका होगा, सो प्रॉफिट यहाँ पे भी ओनर्स का। बट ओनर यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन नहीं होता, हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की। सो पब्लिक कंपनी के पास बहुत सारे ओनर होते हैं, बिकॉज कंपनी बोल रही है जो भी हमारे शेयर होल्डर खरीद रहे हैं ना, हम उसको ओनरशिप दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो सर अगर आपको प्रॉफिट बांटने हैं अपने शेयर होल्डर में, तो जो शेयर होल्डर को आप प्रॉफिट का अमाउंट बांटते हो ना, दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बी नोन एज डिविडेंड। ठीक है। सो डिविडेंड जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी डिविडेंड वर्ड से रिलेटेड। अब सर डिविडेंड से ही ना अपन क्या करने वाले हैं? अपन डिफरेंसेस क्रिएट करने वाले हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर क्यों खरीदे एंड इक्विटी शेयर क्यों खरीदे हम। अगर कंपनी हमें दो ऑप्शन दे रही है ना कि कौन से आप या तो प्रेफरेंस खरीद लो या इक्विटी खरीद लो, सो हम लोग कौन से खरीदेंगे और वो खरीदने के पीछे हमारे रीजन क्या होंगे? सो सिंपल सी चीज, आपने बोला किसी कंपनी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किसी कंपनी को हो गया है, तो सर वो सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज सारी पे ऑफ करेगी, जितनी भी, और सपोज करो इंटरेस्ट वगैरह देने उनको, या जो भी चीजें करनी है ना, जो प्रोविजंस बनाने, जो रिजर्व्स बनाने, सब कुछ बनाने के बाद जो पैसा बचेगा, फिर वो बोलेगी कि यार चलो हम अपने शेयर होल्डर को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि अपने शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड बांटें। सो बात आती है सब कंपनी के सामने क्या कि वो सबसे पहले किसको दे। सो ये ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। सिंपल सी चीज है कि सर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यानी कि क्या बोला जाएगा कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है हमारी कंपनी के, जिन्होंने भी प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं ना, हम सबसे पहले उनको डिविडेंड देंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि डिविडेंड भी फिक्स रेट पे दिया जाता है। क्या होता है? फिक्स रेट पे दिया जाता है, यानी कि आपने ज्यादा रिस्क नहीं लिया ना, ज्यादा रिस्क किसको था? ज्यादा रिस्क था इक्विटी शेयर होल्डर को, बिकॉज उसको बाद में पैसा मिलने वाला था। यानी कि सर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने प्रॉफिट देना चालू किया, सपोज पूरा प्रॉफिट खत्म हो गया, तो बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता, तो उनको ज्यादा रिस्क था ना? बिल्कुल था। सिंपल सी चीज, यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा रिस्क था, तो उनके लिए कोई भी परसेंटेज डिसाइड नहीं किया गया। क्यों? बोला गया जितना भी प्रॉफिट लास्ट में बचेगा ना प्रेफरेंस होल्डर का, वो सबका सब सारा का सारा प्रॉफिट हम बांट देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल तो रहा है डिविडेंड पहले, बट एक फिक्स रेट पे मिल रहा है। सिंपल सी चीज। उसके बाद एक थ्योरेटिकल में आपको डिफरेंसेस बता दूं यहाँ पर कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस क्या है। सिंपल सी चीज, दो लोग अवेलेबल है हमारे पास, सपोज करो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे कंपनी के और मिस्टर बी ने खरीदे सपोज इक्विटी शेयर। सो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे। कंपनी को जब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे,
जहाँ पे लगता है कंपनी को कि सारे ओनर्स को बुलाना चाहिए, सारे मेंबर्स को बुलाना चाहिए। सो वोटिंग राइट किसके पास होगा? सर इक्विटी शेयर होल्डर के पास। कभी भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, वो आकर के जो मैटर्स में डिस्कशन में नहीं आ सकते, जो भी मीटिंग होगी। सो सर कौन आ सकते हैं? सर आ सकते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, या बोले प्रेफरेंस शेयर भी आ सकते, तो उनके पास वोटिंग राइट नहीं कि वो किसी भी चीज़ में वोट नहीं कर सकते। कोई भी रिजोल्यूशन पास करना है तो सर वो पूरा का पूरा मैटर करता है इक्विटी शेयर होल्डर। सिंपल सी चीज़, ये आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। आपके कंसेप्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है हमारा कि सर टर्म्स यूज इन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अपन ने जो एग्जांपल लिया था शेयर कैपिटल के लिए कि सर जो आपको फंड रेज करना है ना 50 लाख रुपीस का, वो 50 लाख रुपीस विल बी नोन एज शेयर कैपिटल। बट शेयर कैपिटल के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स अलग अलग यूज किए जाते हैं। सर शेयर कैपिटल कितना, कैसा, क्या होगा, कैसे जनरेट करोगे? तो कुछ वर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे। सर प्रोस्पेक्टस। What is the meaning of prospectus? It is an invitation to public for subscription of shares or debentures. So prospectus ऐसा लगता है हमें पता नहीं, बट कुछ है क्या इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने कितने सारे प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी देखे होंगे, बट शायद आपको नाम नहीं पता होगा कि ये प्रोस्पेक्टस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो आपके स्कूल में ना नए नए एडमिशन्स करवाने, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, स्कूल वालों को एडमिशन करना, तो क्या करेंगे स्कूल वाले? जो भी आप मतलब मान लो कि जो भी इंटरेस्टेड है और एडमिशन लेने आते हैं ना, स्कूल वाले उनके सामने अपना प्रोस्पेक्टस प्रेजेंट कर देंगे। सर प्रोस्पेक्टस मतलब यानी कि जो भी स्कूल की अच्छाइयाँ है ना, कुछ अच्छाइयाँ हो या ना हो, बट सारी अच्छाइयाँ जो अच्छे अच्छे लिख करके वो बता देते हैं कि हमारे पास रिजल्ट ये हैं, हम लोग इस तरह से वर्क करते हैं, हमारे पास बड़ा सा प्लेग्राउंड है, हमारे पास स्विमिंग पूल है, हमारे पास ये है। यानी वो चीज़ क्यों दी जा रही है प्रोस्पेक्टस किसी एडमिशन लेने वाले बंदे के हाथ में? बिकॉज वो चाहते हैं ये सारी चीज़ों को देख के वो अट्रैक्ट हो और एडमिशन हमारे स्कूल में ले। सो वैसे ही कंपनी, क्योंकि हमको पता है कंपनी को कि यार मेरी जैसी हजारों कंपनी जो अपने शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, सो इन्वेस्टर्स क्यों मेरा शेयर खरीदें, या इन्वेस्टर्स मेरे शेयर्स खरीदने के लिए कैसे अट्रैक्ट हों? सो मुझे एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करना होगा जिसमें मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि मैंने देखो लास्ट टाइम भी शेयर इशू किए थे तो मेरे डिविडेंड जो पूरे मैंने पे किए थे, टाइम टू टाइम पे किया था, या फिर मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो मैं अपनी डिस्क्लोज कर सकता हूँ प्रोस्पेक्टस में, या जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी शेयर्स के रिगार्डिंग में मेंशन कर सकता हूँ मेरे प्रोस्पेक्टस में, और प्रोस्पेक्टस रिलीज करूंगा। कब करेंगे सर रिलीज? जब भी आपको शेयर कैपिटल जनरेट करना होगा, इट मींस कि मार्केट में आपको शेयर इशू करने होंगे, सो आप प्रोस्पेक्टस रिलीज करोगे ताकि आपकी कंपनी के शेयर्स लोग खरीदे और जो आपका शेयर कैपिटल आपको चाहिए था वो आपका जनरेट हो जाए। सो प्रोस्पेक्टस इज देन कैपिटल को हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। कैपिटल आपको मैं ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में कि कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर विल बी नोन एज कैपिटल, बट इन केस ऑफ कंपनी यहाँ पर हम लोग शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करने वाले। सो शेयर कैपिटल क्या होता है? सर शेयर कैपिटल के लिए हम लोग बात करने वाले कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड अ शेयर कैपिटल। क्या बोला गया? कैपिटल रेज बाय द इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड अ शेयर कैपिटल। जो कैपिटल जनरेट किया जाए बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल। सो यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं गई, थ्योरी में सारे वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं। कुछ वर्ड्स आपको आगे जाके मिलेंगे जो आपके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं आने वाले हैं। So first will be your authorized capital. So what is the meaning of authorized capital? ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसको आपको अपनी बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करना है, जो कि आपके आंसर का पार्ट है, जो कि आपके सॉल्यूशन का पार्ट है। So first of all, what is the meaning of authorized capital? Authorized capital also called a nominal or registered capital. It is the maximum amount of capital a company can issue. It is stated in MOA. यानी कि सर बेसिक लैंग्वेज में आप अगर बताओ कॉमन सेंस में, तो अगर आपकी कंपनी को कितनी की लिमिट मिली, सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया, अब मुझे वो क्रेडिट कार्ड में कितनी 2 लाख रुपए की लिमिट मिली, यानी कि क्या 2 लाख से ज्यादा की मैं शॉपिंग नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? लिमिट। सो लिमिट वर्ड से आप रिलेट करोगे ऑथराइज कैपिटल का मतलब या फिर लिमिट या फिर इसको बोलो ऑथराइज ना, इट मींस ऑथोरिटी। कि जब आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, जब आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, आपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, उन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक लिमिट दी गई कि आप पब्लिक से ना सपोज करो 10 लाख रुपीस का फंड रेज कर सकते हो। 10 लाख रुपीस का आप क्या कर सकते हो? फंड रेज कर सकते हो। सो 10 लाख रुपीस विल बी योर ऑथराइज्ड कैपिटल। सिंपल सी चीज है, ठीक है। यानी सर हम 10 लाख से ज्यादा शेयर इशू कर सकते हैं क्या? 10 लाख से ज्यादा रुपए? सर नहीं सर, आपको अगर
सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने क्या समझा कि सर वो चीज मेंशन होनी चाहिए, यानी कि लिमिट और अथॉरिटी दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, ऑथराइज कैपिटल कभी मिस नहीं होगा। सर अकाउंटिंग में इसका कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होगा क्या, इससे कुछ हमें कैलकुलेट करना होगा? नहीं, बस इतनी सी चीजें हमें ध्यान रखना है अकाउंटिंग कोई भी क्वेश्चन करते टाइम इशू ऑफ शेयर्स का, कि सर हमारी कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल होगा, कंपनी कभी भी इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती मार्केट में, ठीक है सर। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्ड्स जब जितना ज्यादा फैमिलियर हो जाएगा वर्ड से, उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, बिकॉज कंपनी का जो क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपने उस क्वेश्चन को रीड किसे रीड करके हमने उसे समझा क्या। अगर आपने सही समझा होगा तो क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो क्या होता है सर इशूड कैपिटल का मतलब? सर आपने क्रेडिट कार्ड का कुछ बताया था, ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट मुझे मिली 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए का मैं क्या कर सकता था, कभी भी स्वैप करके 2 लाख रुपए तक जा सकता था, शॉपिंग कर सकता था, ठीक है, यूज कर सकता था 2 लाख। बट क्या इसका मतलब यही है कि जब भी मैं स्वैप करूं क्रेडिट कार्ड को 2 लाख रुपए ही करूं? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से ना जितना आपको चाहिए होगा आप स्वैप कर लोगे। तो सिंपल सी चीज है, सेम यही चीज कि 10 लाख रुपए की हमें ऑथोरिटी मिली थी, इट विल बी ऑथराइज कैपिटल, हमारे पास ऑथोरिटी थी कि हम 10 लाख तक के शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते थे। बट कितने करेंगे फाइनली? सपोज कंपनी को लग रहा है कि यार आज मुझे ना 5 लाख रुपए की जरूरत है और मेरा जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए में फुलफिल हो जाएगा, मेरा जो प्रोजेक्ट है। सो मैं 5 लाख के शेयर कंपनी के जो भी है इशू कर दूं मार्केट के अंदर। सो सिंपल सी चीज, अगर आपने 5 लाख रुपए के शेयर इशू किए मार्केट में, देन दिस 5 लाख रुपीस विल बी नोन एज इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल विल बी ऑन ऑथोरिटी, इतने थे हमारे पास, हम कर सकते थे। बट अगर हम बात करें इशूड कैपिटल, इतने हमने किए फाइनली, सिंपल सी चीज। देन हम लोग बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल? सर इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स that has been called up by the company for payment by the subscriber toward the shares. सर कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? दो चीजें तो हमें समझ में आ गई, चलो इसके आगे मैं एक चीज और बता देता हूँ, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल भी साथ ही साथ समझ लो, देन हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल समझेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सब्सक्राइब कैपिटल। तीन चीजों की तीन तिगड़ी हमें याद रखनी है। कौन सी तीन तिगड़ी हमें याद रखनी है? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, तीनों रिलेटेबल है। ऑथराइज कैपिटल विल बी योर ऑथोरिटी, इशूड कैपिटल जितना आपने फाइनली किया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल? सर सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब जितना फाइनली शेयर होल्डर्स ने, सपोज आपने अगर मार्केट के अंदर 5 लाख के शेयर इशू कर दिए, तो आप चाहते थे 5 लाख के शेयर्स कंपनी जो भी आपके इन्वेस्टर्स है वो खरीद ले और शेयर्स आपके पूरे के पूरे बिक जाए। इट मींस 5 लाख रुपए आपके पास आ जाए। बट जरूरी नहीं है ना सर, हो सकता है 5 लाख के आपने जनरेट करने का सोचा और आपकी मार्केट रिपोर्ट बहुत अच्छी थी और 500 लाख के आपके क्या हुआ, शेयर्स बिक गए और आपके पास 5 लाख। बट क्या होगा अगर तो 5 लाख रुपए उस टाइम पे क्या बोलोगे? सर सब्सक्राइब कैपिटल, 5 लाख इशू किया, पूरा का पूरा लोगों ने शेयर खरीद लिया, देन इट विल बी योर सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है सर। अगर 4 लाख के ही शेयर्स बिके तो इट विल बी योर 4 लाख रुपए विल बी योर सब्सक्राइब कैपिटल, सिंपल सी चीज। सो देन आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल? सो सिंपल है बच्चे कि कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है, अभी आप आगे जाके सीखोगे कि आप जब शेयर इशू करते हो ना, सपोज 100 रुपए का एक शेयर इशू किया आपने, तो आप पूरा का पूरा पैसा एक बार या तो मंगा लेते हो या ऑप्शंस देते हो कि थोड़ा थोड़ा करके हम रिसीव कर लेंगे शेयर का, थोड़ा थोड़ा पैसा एक शेयर का रिसीव कर लेंगे। सो जब ऐसे ऑप्शंस आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को देते हो ना, सो जितना पैसा आपने मांग लिया अपने शेयर होल्डर्स से, देन दिस अमाउंट विल बी नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। फिर से रिपीट कर लें, सिंपल सी चीज कि सर आपने बोला कि जब आप शेयर इशू करते हो तो शेयर की जो प्राइस होती है ना, या तो आप पूरा का पूरा एक बार में मंगा लेते हो, वो मेथड से हमारे हम सीखेंगे आगे जाके, तो हम बोलते हैं उसको लमसम, है ना। सो हम बोलेंगे सर कि क्या आपने या तो पूरा का पूरा पैसा एक बार में मंगा लिया या आपने अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ऑप्शंस दिए, थोड़ा थोड़ा करके मंगाया। तो थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस जब आप अवेलेबल करवाते हो अपने शेयर होल्डर्स को, तो जितना आपने मांग लिया है ना, देन दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। सो आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या है, कुछ और वर्ड, पेड अप कैपिटल। सर कॉल्ड अप आपने सपोज 100 रुपए का एक शेयर था, उसमें से 80 आपने मांग लिया और आपने देखा कि सर 60 ही आपको रिसीव हुआ है, सो 80 विल बी योर कॉल्ड अप कैपिटल। 80 रुपीज से जो पैसा जनरेट होगा, देन दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी नोन एज
कॉल्ड अप कैपिटल। सर बट आपने मांगा 80 के हिसाब से था, बट मिला भी आपको 60 रुपए ही है, 20 रुपए अभी भी पेंडिंग चल रहा है। सो 60 रुपीज से जो वैल्यू जनरेट हुई होगी वो वैल्यू क्या होगी हमारी पेड अप कैपिटल। So what is the meaning of reserve capital? It is portion of uncalled capital uncalled share capital which can be called only in case of winding up। कुछ पैसा आपने सपोज करो कि मांगा ही नहीं है, आप सोच रहे हो एट दी एंड में, जैसे मैंने बोला 100 रुपए में सिर्फ आपने 80 कॉल्ड अप किया है, 20 रुपीज कॉल्ड अप नहीं किया। सर आप चाहते हो एट दी एंड हम मांगेंगे, आज की तारीख में सिर्फ 80 कॉल्ड अप कर। सो 20 रुपीज का जो आपने रिजर्व बना के रखा, इट मींस रिजर्व इन द सेंस कि आप लास्ट में वसूलने वाले वो पैसा। सो दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी नोन एज रिजर्व कैपिटल। आप आज नहीं मंगा रहे हो उनसे, आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है हम बाइंड अप होते टाइम जो बचेगा ना हम तब कुछ पैसा मंगा लेंगे, ऐसी सिचुएशन अगर कंपनी के पास आ गई तो। देन अगला विल बी योर कैपिटल रिजर्व। सो ये आपको आगे जाके और अच्छे से समझ में आएगा कि इट इज कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। कैपिटल जो भी रिजर्व में पैसा जाता है ना वो आपका इस तरीके का प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हो जो आपकी समझ लो कि आपने कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम बोल सकते हैं या अनवांटेड प्रॉफिट होते हैं ना जो आपको हो जाते हैं अचानक से, जिनको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता। सो वो कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर करते जाते हैं जो बीच में आपको कहीं ना कहीं आपने किसी का बिजनेस परचेज किया या आपने कोई एसेट परचेज किया, उसमें आपको कोई बेनिफिट हो गया। सो वो बेनिफिट सारे हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं सर, वो ट्रांसफर हम कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। और ये बस आपको ध्यान रखना है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर कैपिटल रिजर्व में जो पैसा जाता है ना वो हमारे डिविडेंड का पार्ट नहीं होता। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है आपके बोर्ड्स में, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सर बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव का भी कहीं ना कहीं वेटेज है। सो वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम कहाँ से प्रिपेयर हों, हम चैप्टर की थ्योरी से ही प्रिपेयर होंगे, बिकॉज जो भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे या लास्ट पास पेपर जितने भी ये बोर्ड्स के आप उनके ऑब्जेक्टिव्स देखो, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जा रहे हैं सर, जब थ्योरी पढ़ाई जाती है ना वो थ्योरी में से ही कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट होते हैं। तो फटाफट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर कि सर अगर आपने बात की यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल की, इशूड कैपिटल की और सब्सक्राइब कैपिटल की। सो क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर अकाउंटिंग करनी है, हमें क्या करना है सर, हमें ना एक बैलेंस शीट लास्ट में मेंशन करनी दिखाना है जो कि आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हो आप उसको सही तरह से प्रेजेंट कर पाओ। अदरवाइज हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, सब कंसेप्चुअली सारी चीज़ें सही कैलकुलेट की, सारा पोर्शन हमने सही किया, बट हमने उसको प्रेजेंट सही तरीके से नहीं किया, तो क्या फ़ायदा आपके 2-3 मार्क्स फ्री के चले जाए। सो प्रेजेंट किस तरह से करेंगे ये ध्यान रखना कि सर जो भी शेयर कैपिटल जनरेट करेगी ना कंपनी, लास्ट में बैलेंस शीट जब क्रिएट करोगे तो बैलेंस शीट में भी ये ध्यान रखना इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हेड होता है शेयर होल्डर फंड। ये ध्यान रखना है सर, ये कौन सी वाली हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट, आपको पता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनी। सो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए बोली गई वर्टिकल बैलेंस शीट, आपको वही बैलेंस शीट फॉलो करनी है शेयर्स में भी, बिकॉज आपको पता है हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। सो पब्लिक कंपनी पे भी कौन सा लॉ अप्लाई था सर, कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है, ठीक है। सो शेयर कैपिटल जो भी जनरेट आपने किया होगा फाइनली आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो शेयर कैपिटल दिखेगा लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेड के फर्स्ट हेड में क्या शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर कैपिटल लिखा आपने। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल की वैल्यू दिखानी तो वो आप मेन बैलेंस शीट में दिखा दो। अगर आपको उसको डिस्क्राइब करना है कि सर हमारे क्वेश्चन में तो कुछ ऑथराइज कैपिटल भी गिवन था, हमारे क्वेश्चन में कुछ कॉल्ड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो आप क्या करो नोट्स नंबर में आप 1 डाल दो और उसका जो आगे का इंप्लीमेंट है वो कहाँ पे दिखा दो, नोट्स टू अकाउंट में दिखा दो, ठीक है। सिंपल सी चीज, नोट्स टू अकाउंट पे देखो शेयर कैपिटल को इन लोगों ने डीप में बताया है। अपन ने सिर्फ मेन बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए लिख दिए शेयर कैपिटल की, 2 लाख रुपए हमने शेयर को इशू करके और जनरेट किया इतना पैसा, बट फिर आप जब नोट्स टू अकाउंट बनाओगे तो आप उसमें ऑथराइज कैपिटल दिखाओ कि कंपनी के पास कितने शेयर इशू करने की ऑथोरिटी थी। तो आपने बोला सर कंपनी के पास ना 20,000 शेयर्स इशू करने की ऑथोरिटी थी, कितने के, 10 रुपए के हिसाब से। सो दिस अमाउंट विल बी योर ऑथराइज कैपिटल कि 2 लाख तक का पैसा कंपनी जनरेट कर सकती थी। ये सर हमें मेन बैलेंस शीट में दिखाना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आपको मेन बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है, उसको डिस्क्राइब करना है कहां पर जाकर के हमें नोट्स टू अकाउंट, क्लियर है। देन आगे बोला गया सर सब्सक्राइब इशूड कैपिटल देखो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड कैपिटल, तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया आपको कि आपकी ऑथोरिटी भले ही 2 लाख शेयर की हो, अगर आपने पूरा का पूरा ऑथोरिटी यूज कर ली और 2 लाख रुपए की शेयर इशू कर दिए,
देन 2 लाख रुपीज विल बी नोन एज इशूड कैपिटल। बट अगर आपने 2 लाख की ऑथोरिटी में सिर्फ 1 लाख के शेयर ही इशू किए मार्केट में, देन दिस 1 लाख रुपीज विल बी कॉल्ड एज इशूड कैपिटल। ठीक है, सो सिंपल चीज सर। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सपोज करो अगर आपने जितना भी आपने शेयर इशू किया था वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब होने का मतलब लोगों ने खरीद लिया, लोगों ने पैसा भेज दिया। सो पूरा का पूरा आप क्या बोलोगे? इशूड कैपिटल इज इक्वल टू दी सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि पूरा का पूरा आपका सब्सक्राइब कैपिटल माना जाए। और सपोज करो आपकी मार्केट रिपोर्ट अच्छी नहीं है, आपने चाहा तो 2 लाख रुपए शेयर इशू करके हम लोग 2 लाख रुपए जनरेट कर लें, बट नहीं हुए। हो सकता है 1.5 लाख रुपए के लिए लोग इंटरेस्टेड हुए, मतलब 1.5 लाख ही हमारे पास शेयर कैपिटल जनरेट हो पाया। तो सर जो सब्सक्राइब कैपिटल होगा फाइनली आपको ध्यान रखना है कि फाइनली कितना हमारा शेयर कैपिटल जनरेट हुआ है। सो दिस अमाउंट विल बी नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। सो आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया कि प्रेजेंट किस तरह से करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज। हम लोग वापस आते हैं सर। लायबिलिटी साइड में तो इफेक्ट देख लिया हम लोगों ने, एसेट साइड में क्या इफेक्ट होगा? सो एसेट साइड में सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सर शेयर कैपिटल जनरेट हो रहा है ना, तो इन फॉर्म ऑफ कैश हो रहा है। क्या हो रहा है? इन फॉर्म ऑफ कैश हो रहा है। तो एसेट साइड सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा सर, जितने का भी शेयर कैपिटल आपने जनरेट किया है उसको आप लिखोगे एसेट में, फर्स्ट साइड करेंट एसेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 लाख रुपए आपके पास आ गए। अगर आपको इसको भी डिस्क्राइब में समझाना है तो इसको भी आपको नोट्स पे अकाउंट में लेके जाए, और कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना, अगर इस टाइप की कुछ कैलकुलेशंस हैं सो आपको ध्यान रखना। एक चीज आगे जब आप आगे जाकर सीखोगे अकाउंटिंग करते टाइम, तो ये ध्यान रखना शेयर इशू करके जब भी पैसा या फंड रेज किया जाता है ना, तो वो हमें बैंक में मिलता है। इसीलिए हमेशा हम लोग यहाँ पर कैश एट बैंक लिखते हैं। सर कैश इन हैंड भी तो लिख सकते हैं, हाथ में भी तो पैसा आ सकता है। तो आप ये सोचो ना, आप मुंबई में एक कंपनी खोल के बैठे और आप चाहते हो कि पूरे इंडिया के शेयर्स, पूरे इंडिया के इन्वेस्टर शेयर खरीदे आपके, तो सिंपल सी चीज है सर, वो लोग बार बार आकर के आपको हाथ में पैसे थोड़ी देंगे, आपके अकाउंट में सेंड करते जाएंगे। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ तक आपने क्या समझा? ओवरव्यू मिला आपको कंपनी अकाउंट में किस तरह से हमें अकाउंटिंग ऑफ इश्यूर शेयर्स करना है। सिंपल सी चीज, आपको इसकी अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं सर, मेथड क्या होते हैं, किस किस तरह से वो लोग शेयर इशू करते हैं मार्केट में, ये आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।